हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं बजट 2024-25 के बारे में। जैसा आप सब जानते हैं कि बजट आ चुका है हमारा और उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, क्योंकि लोगों को इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट 3.0 का पहला बजट है, तो खासी उम्मीदें भी थी लोगों को। तो बजट के क्या की पॉइंट्स हैं, क्या क्या लोगों को मिला, तो इस पूरे वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दें कि बजट है क्या। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि बजट it is an annual financial statement of the government showing the estimated receipts and expenditure of the government for the financial year। यानी कि बजट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो सरकार के द्वारा, सरकार के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल ईयर में उसको जितने भी रिसीट्स मिलने वाली, जितने भी सरकार को रेवेन्यू मिलने वाला है, इनकम जनरेट होने वाली है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, और सरकार उस इनकम का यूज़ करके, उन रिसिप्ट्स का यूज़ करके कहाँ कहाँ पे क्या खर्चे करने वाली है, क्या पॉलिसी लेकर के आने वाली है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो उसी का डिटेल एनुअल स्टेटमेंट ही कहलाता है बजट। ठीक है, तो बजट के बारे में हमने बातें देखी। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम बात करें कि बजट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, क्या प्रोविजन है, तो उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे रखे हैं। और यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का यूज कहीं पे भी नहीं किया गया है। यानी कि बजट की जगह पे जो टर्म यूज किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो टर्म है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी बजट की जगह जो आपका शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपको 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 सबसेक्शन ए में देखने को मिलेगा। और अगर आप बजट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस देखना चाहेंगे तो वो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 112 से लेकर के 117 के बीच में मिलने वाले हैं। अब बजट बनाना क्यों सरकार के लिए ज़रूरी है, सरकार बिना बजट बनाए ऐसे काम क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि सारा पैसा तो गवर्नमेंट के अंडर रहता है और एक्सपेंसेस भी सरकार को ही करने होते हैं। तो बजट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 114 सबसेक्शन 3 कहता है कि सरकार की जो भी गवर्नमेंट है, जो भी आपके देश की सरकार है, वो कंट्री के कंसोलिडेटेड फंड्स में से तब तक के कोई अमाउंट यूज़ नहीं कर सकती, तब तक के कोई पैसा यूज़ नहीं कर सकती जब तक के पार्लियामेंट अप्रूवल ना दे। तो पार्लियामेंट से बिल पास कराना है, बजट पास कराना है आपको, और तभी आप उस कंसोलिडेटेड फंड में से पैसे का इस्तेमाल एज अ गवर्नमेंट कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है कि सरकार को बजट पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो बजट आया फरवरी में और अब ये क्या आ गया। तो जो फरवरी में बजट आया है इस साल, वो आया था इंटरिम बजट, और अब जो बजट आया है ये आया है पूरा फाइनल बजट। अब इंटरिम बजट क्या है और फाइनल बजट क्या, तो जो साल आपका इलेक्शन का होता है, जिस साल लोकसभा के इलेक्शन होने होते हैं, उस साल सरकार पूरा बजट प्रेजेंट लोकसभा में नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इलेक्ट ही नहीं हुई है, गवर्नमेंट को अभी इलेक्ट होना बाकी है। तो सरकार बजट का एक जेस्ट दे देती है, और उसके बाद जब नई सरकार आती है, इलेक्ट होकर के सरकार आती है, तो इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट नई आई होती है वो वापस से पूरा फुल फ्लेज बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है। तो इस साल अब जो बजट आया है वो आपका फुल फ्लेज बजट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। अब इस बजट में एक नया रिकॉर्ड देखने को ये मिला कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं करंट में, यानी मिसेस निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने लगातार कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे 7th टाइम पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया है। 7 टाइम कैसे, 5 बार वो पहले बजट प्रेजेंट कर चुकी हैं पार्लियामेंट में, और उसके अलावा उन्होंने एक इंटरिम बजट प्रेजेंट किया, और उसके बाद ये फुल फ्लेज फाइनल बजट प्रेजेंट किया। तो 5 बजट पहले, एक इंटरिम बजट 6, और ये एक फुल फाइनल बजट प्रेजेंट करके उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि कंटिन्यूअस यानी लगातार 7वीं बार बजट प्रेजेंट करने वाली वो पहली फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की बन गई हैं। तो आइए देखते हैं और क्या की फीचर्स या क्या मेन पॉइंट्स हैं बजट के। तो अगर हम बात करें 2024-25 के बजट की, तो ये पूरा बजट जो बनाया गया है, इसमें सरकार ने टोटल ऐसे 9 सेक्टर्स को टारगेट किया है जिस पे सरकार आने वाले समय में काम करने वाली। यानी कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट पे ऐसे टॉप 9 सेक्टर्स हैं जिनको लेकर के गवर्नमेंट काफ़ी सिंसियर है और उन पे काम करने वाली, जिसमें से सबसे पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर पे सरकार काम करने वाली है ताकि किसानों को सेटिस्फाई किया जा सके, किसानों के लिए डिफरेंट तरीके की पॉलिसी लेकर के आया जा सके जिससे किसानों को बेनिफिट मिले। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट से है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी डेवलप नहीं कर रही है जितना यूथ को एक्सपेक्टेशन थी। तो यूथ को
किसी तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट की जा सके। अर्बन डेवलपमेंट को भी टारगेट किया गया है, शहरों का और विकास किया जा सके, उसको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके और ग्रोथ सिटीज़ की, मेट्रो सिटीज़ जो हैं उनको दिया जा सके। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसमें डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट्स, फ्लाईओवर से रिलेटेड, ब्रिज से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, हाईवे से रिलेटेड, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट काम करने वाली है। इनोवेशन भी एक प्रायोरिटी लिस्ट है सरकार की, जिसमें वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बारे में सोच रही है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, एनर्जी पे गवर्नमेंट काम करने के लिए जो है एकदम रेडी है और उसको टारगेट कर रही है। और इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पे भी सरकार टारगेट कर रही है, और इन 9 सेक्टर्स को टारगेट करके सबका विकास करने की सोची है इस गवर्नमेंट ने अपने पर्टिकुलर इस बजट में। तो ये हो गए कुछ 9 सेक्टर्स। अब इसके बाद क्या कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको क्या क्या इस बजट से मिल रहा है, आइए देखते हैं। 9 सेक्टर्स पे फोकस करने के बाद अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इस बजट के बारे में, वो मैं आपको बता दूं कि ये बजट डेफिसिट बजट है, क्योंकि इस बजट में जो टोटल रिसिट्स हैं सरकार की बोरोइंग्स को हटा करके वो है 32.07 लाख करोड़ की, जबकि वहीं पे जो गवर्नमेंट का टोटल खर्चा यानी टोटल एक्सपेंडिचर है वो कुछ 48.21 लाख करोड़ का है। यानी कि अगर हम देखें तो सरकार की जो इनकम है, जो सरकार की रिसिट्स हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, वो कम पड़ गई है, जबकि सरकार की जो एक्सपेंडिचर हैं, जो सरकार इस बजट में करने वाली है, वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो डेफिसिट बजट का कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस पर्टिकुलर ईयर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो उसके रिसिट से, तो उस पर्टिकुलर बजट को हम नाम देते हैं घाटे का बजट यानी कि डेफिसिट बजट। तो 2024 का जो बजट आया है ये हमारा घाटे का यानी डेफिसिट बजट है। अब इस बजट में जो आम आदमी था, जो यूथ था, सबसे बड़ा जो अगर हम बात करें यूथ, तो यूथ की नज़र सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि इतने सालों में जब से ये अभी 10 सालों को अगर हम देख लें तो जो ऑपोजिशन भी काफ़ी ज़्यादा क्लेम कर रहा था, और जो नॉर्मल पब्लिक की भी जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं, जिससे यूथ जो है वो खासा परेशान था। तो यूथ को थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए अब यूथ के लिए ये बजट क्या लेकर के आया, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या लेकर के आई, तो देखते हैं। इसमें 5 डिफरेंट स्कीम्स को टारगेट किया गया है, और ये सारी स्कीम्स जो हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए काम करेंगी। यानी 5 डिफरेंट स्कीम्स को टारगेट किया गया है, 5 ऐसी डिफरेंट स्कीम्स लेकर के आई हैं जिन पे सरकार काम करने वाली है, और इन पे काम करके सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने वाली है यूथ के लिए। अब इन 5 स्कीम्स पे जो सरकार ने कुल इन्वेस्टमेंट किया है इस बजट में, वो किया है 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और सरकार के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इससे बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि इन 5 स्कीम पे जब सरकार 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, इससे बेनिफिट होने वाला है कम से कम 4 करोड़ यूथ को, 4 करोड़ लोगों को इसका सीधा बेनिफिट या डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। दूसरा अगर हम बात करें तो 500 ऐसी टॉप कंपनीज इंडिया की जो है सरकार ने सेलेक्ट करी हैं, जिसमें सरकार कम से कम 1 करोड़ यूथ को चांस देने वाली है, 1 करोड़ यूथ को एज अ इंटर्न काम कराने वाली, उनको इंटर्नशिप देने वाली है इन 500 टॉप कंपनीज में। और सरकार ने वादा भी किया है कि हम आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कराएंगे, यानी इंटर्नशिप भी जनरेट करा रही है और स्टाइपेंड भी करा रही है, और ये स्टाइपेंड कम से कम 5,000 रुपए का पर मंथ के हिसाब से गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया। अब अगर हम बात करें डिफेंस की, तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा खर्च किया गया है वो इंडिया के डिफेंस सेक्टर पे खर्च किया गया है, और ज़रूरी भी है क्योंकि डिफेंस सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी कंट्री का। अब सरकार ने इस डिफेंस के लिए कम से कम 21 लाख 2.1 हज़ार करोड़ तक का खर्चा जो है वो डिफेंस के लिए अलॉट किया है, और ये जो अमाउंट है ये इंटायर बजट का 13% है। यानी कि पूरे बजट का 13% जो है, यानी 13% जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने किस पे खर्च किया है, डिफेंस पे खर्च किया है, ताकि डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ तक का फंड जो है वो एलोकेट किया है डिफेंस रिलेटेड कंपनी और उनके स्टार्टअप के लिए। यानी अगर कोई डिफेंस रिलेटेड कंपनी है जो स्टार्टअप भी करना चाह रही है, तो उसके लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए तक का फंड जो है वो अरेंज किया है। अब बात करते हैं गरीबों को क्या मिला इस बजट से, यानी पुअर पब्लिक को क्या मिल रहा है इस बजट से। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री अन्न योजना, यानी कि वो पॉलिसी जिसके अकॉर्डिंग अभी तक जो पुअर फैमिलीज हैं उनको फ्री राशन एलोकेट किया जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था,
गवर्नमेंट ने कहा है कि वो स्कीम बंद नहीं होगी, वो स्कीम अभी 5 सालों तक कंटिन्यू रहेगी और उस स्कीम के थ्रू जिस तरीके से अभी तक 80 करोड़ फैमिलीज को फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, वो राशन डिस्ट्रीब्यूट उसी तरीके से किया जाएगा अगले 5 सालों तक। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी 10 लाख करोड़ रुपए का फंड इन्वेस्ट किया है इस योजना के अंदर। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सरकार शहरों में 1 करोड़ या उससे ज्यादा के घर इस स्कीम या इस योजना के अंदर कंस्ट्रक्ट कराएगी, वहीं गांव में 2 करोड़ या उससे ज्यादा के घर इस स्कीम में गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट कराने वाली है। अब फार्मर सेक्टर को इस बजट से क्या देखने को मिला, यानी फार्मर किसानों को इस बजट से क्या मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को थोड़ा खुश करने के लिए यहाँ पे 1,52,000 करोड़ तक का फंड जो है वो दिया है किसानों के लिए, ताकि किसानों का बेटरमेंट हो सके और एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज के थ्रू इस फंड को यूज किया जा सके। उसके अलावा 2,66,000 करोड़ तक का जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बात की गई है कि किस तरीके से गांव का विकास हो, उसमें किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, तो उसके लिए रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने 2.60 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया है। उसके अलावा इस बजट में गवर्नमेंट ने खासा जोर दिया है कि किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ट्रेन किया जाए। अभी तक यूपी में अगर हम बात करें तो बुलंदशहर में अच्छी खासी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, कुछ 7 वहाँ पे ऐसे जिले हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। तो अब किसानों का थोड़ा रुझान ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू के तरफ बढ़ाया जाए, इसके लिए भी सरकार ने इस बजट में स्कीम्स को प्लान किया है। फार्मर के बाद अगर हम बात करें तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई को क्या मिला इस बजट से, तो सरकार ने यहाँ पे मुद्रा लोन का अमाउंट 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख रुपए तक कर दिया है। मुद्रा लोन यानी कि जो आपका एमएसएमई में स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट लोन देती है बिना किसी कोलेटरल रखवाए हुए। उसकी लिमिट पहले 10 लाख थी, आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। अब उसकी लिमिट, उसकी रेंज बढ़ा करके गवर्नमेंट ने इस बजट में 20 लाख रुपए तक कर दी गई है, ताकि एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा और बढ़ावा दिया जा सके, नए एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके, नए एंटरप्रेन्योर्स और बाहर निकले। तो इसके लिए मुद्रा लोन का जो लिमिट है वो 10 लाख से 20 लाख का बढ़ाया है। विमेन के लिए क्या है इस बजट में, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया है सरकार ने, तो 3 लाख करोड़ तक के फंड्स जो हैं वो महिलाओं के लिए सरकार ने दिए हैं, जो डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू महिलाओं को यानी कि विमेन को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो थोड़ा स्टॉक मार्केट में निराशा देखने को मिली है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं उसकी रेंज बढ़ा करके 15% से 20% कर दी है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो लिमिट है वो सरकार ने 10% से बढ़ा करके 12.5 यानी 12.5% की है। यानी कि अब आपका घर वगैरह खरीदना थोड़ा सा सरकार ने क्या किया है, महंगा कर दिया है। और स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको जो है वो निराशा देखने को मिली है। और जब बजट पढ़ा जा रहा था तो हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो तुरंत 1100 पॉइंट नीचे आ गया था इसी की वजह से, तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा गड़बड़ हुआ है। बजट से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है मिडिल क्लास को। तो आइए देखते हैं कि इस 2024-25 के बजट से मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है। तो सरकार ने यहाँ पे, हमारे पास पहले एक टैक्स रजीम थी, ओल्ड टैक्स रजीम। इस बजट में गवर्नमेंट ने एक नई टैक्स रजीम लॉन्च की है, एक न्यू टैक्स रजीम को लेकर के आया गया है। उसके अकॉर्डिंग 3 लाख की इनकम तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, नो टैक्स लगेगा उसमें, किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख तक की इनकम पे 5% का टैक्स रखा है, वहीं 7 से 10 लाख रुपए तक की इनकम पे 10% का टैक्स रखा है। 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पे 15% का टैक्स, वहीं 12 से 15 लाख रुपए इनकम पे 20% का टैक्स। और अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा है तो आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ेगा, यानी 15 लाख से ऊपर आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा दिया है। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था और अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट बढ़ा करके 75,000 रुपीज़ तक कर दिया है। लेकिन मिडिल क्लास कुछ ज़्यादा इससे खुश नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना है कि आपने ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया है ये लगभग 10 सालों में बढ़ाया है, जबकि इन्फ्लेशन रेट आपकी कंट्री में 5.5 तक का है, आपने एस्टिमेट किया है। तो मिडिल क्लास के लिए दिया है, सरकार ने निराश नहीं किया है, लेकिन हो सकता है मिडिल क्लास इस बजट से उतना ज़्यादा खुश ना हो। इस बार मोदी गवर्नमेंट 3.0 बिना अलायंस के पॉसिबल नहीं थी,
और ये दो मेजर अलायंस पार्टनर्स थे बिहार और आंध्र प्रदेश। तो बजट से सब इस बार ये देखना चाह रहे थे कि ये जो मेजर अलायंस पार्टनर है बिहार और आंध्र प्रदेश, इनको इस बजट से क्या मिलने वाला है। तो बहुत कुछ मिला है बिहार को और आंध्र प्रदेश को। 26,000 करोड़ उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है इस बजट के थ्रू। कहाँ पे? बिहार में। बिहार का जो फंड एलोकेट किया गया है वो 26,000 करोड़ या उससे ऊपर का किया गया है। इसमें बिहार को नए एयरपोर्ट्स दिए गए हैं, गया और बोध गया में कॉरिडोर्स बनाने के लिए फंड्स एलोकेट किए गए हैं, नया एक्सप्रेसवे दिया गया है, भागलपुर में नया पावर प्लांट दिया है। इसके अलावा क्योंकि बिहार में बाढ़ बहुत आती है, फ्लड बहुत आती है, तो उसको मैनेज करने के लिए, उससे डील करने के लिए सरकार ने अलग से 11,500 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है इस पर्टिकुलर बजट के थ्रू, जिसमें नई कैपिटल आंध्र प्रदेश की अमरावती को सेटअप करने को, उसको डेवलप करने के लिए जो खासा अटेंशन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स भी आंध्र प्रदेश के लिए लाई गई हैं, पावर प्लांट और हाईवे और एक्सप्रेस यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने टारगेट किया है बनाने के लिए। तो बिहार और आंध्र प्रदेश को भी इस बजट से काफ़ी कुछ मिला है। हाँ, लेकिन बिहार का जो सबसे बड़ा डिमांड था स्पेशल स्टेटस का, स्पेशल स्टेट होने का, वो अभी फिलहाल तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, नहीं दिया गया है। लेकिन उसके अलावा काफ़ी कुछ इस बजट से मिला है बिहार को। अब इतना कुछ देखने के बाद हमारे मन में सवाल ये ज़रूर उठता है कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। तो आइए देखते हैं किन चीज़ों के प्राइस जो है सरकार ने रिड्यूस किए हैं और किन के प्राइस इंक्रीज़ किए हैं। तो अगर हम देखें तो लेदर के जितने भी प्रोडक्ट हैं, लेदर का जितना भी सामान है, उस पर सरकार ने ड्यूटी को घटा दिया है, इसलिए लेदर से बना हुआ जितना भी सामान है वो सब सस्ता हो जाएगा, वो आपको सस्ता मिलेगा। इसके अलावा मोबाइल और मोबाइल से जुड़े हुए एसेसरीज, उसके पार्ट भी, यानी कि चार्जर वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं, इस पे कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो मोबाइल और उससे रिलेटेड एसेसरीज, उससे रिलेटेड पार्ट्स भी अब आपको सस्ते मिलने वाले हैं। इसके अलावा गोल्ड पे जो ड्यूटी पड़ती थी वो पहले 15% की पड़ती थी, जिसको घटा करके गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है, 6% का कर दिया है। यानी अब गोल्ड पे जो ड्यूटी पड़ेगी वो पड़ेगी सिर्फ 6% तक की। अब किन के प्राइस बढ़े हैं? तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जितने भी हैं उनको सरकार ने महंगा किया है, क्योंकि बेसिकली ये चाइना से जो है सरकार गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, कंट्री इंपोर्ट करती है। तो चाइना का सामान इंडिया में आता है, तो उसको रोकने के लिए कि हम वहाँ से ना खरीदें और अपनी कंट्री में बने हुए सामानों को यूज़ में लेकर के आएँ, जिससे डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, तो इसके लिए सरकार ने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को महंगा किया है। इसके अलावा प्लास्टिक सबसे बड़ा कंसर्न है एनवायरनमेंट के लिए, पॉल्यूशन बढ़ाता है, तो इसीलिए प्लास्टिक और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे सरकार ने महंगा किया है। अमोनियम नाइट्रेट भी यहाँ पे एक है जिसको सरकार ने महंगा किया है। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जिनको सरकार जिसके प्राइस सरकार ने घटाए हैं, और ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनके प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी से हैं तो क्यूरियोसिटी होती है कि उत्तर प्रदेश को क्या मिला। तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में यूपी को 3.63 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी सेंट्रल की तरफ से कितना दिया गया है यूपी को, 3.63 लाख करोड़ का फंड एलोकेट इस बजट के थ्रू सेंट्रल की तरफ से यूपी को किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो बजट के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।